तो मोदी मंत्रिमंडल कैसा रहेगा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शाम 7 बजे नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आज नरेंद्र मोदी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है और शपथ ग्रहण समारोह में देश के कई नेता शामिल होंगे, कई देशों के नेता शामिल। शपथ ग्रहण की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। संभावित मंत्रियों के साथ चाय पर आज नरेंद्र मोदी ने चर्चा की है और ये वो चेहरे थे जो कि संभावित मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि चाय पर चर्चा जाहिर है क्योंकि 100 दिन के एजेंडे को लेकर के प्रधानमंत्री आज यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। तो ये वो चेहरे हैं जो कि आज मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। इसमें कोई कैबिनेट मंत्री के तौर पर आपको दिखेगा, कोई मंत्री मंडल का हिस्सा होगा यानी कि राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार के तौर पर, लेकिन कुल मिलाकर के ये चेहरे वही होंगे जो कि अब कैसे परफॉर्मेंस बेस्ड जो गवर्नमेंट है उसको आगे ले जाना है, क्योंकि 100 दिन का एजेंडा नरेंद्र मोदी ने चुनावों से पहले ही आपने देखा था कि तय करना शुरू कर दिया था। और एक बार फिर से 100 दिन किस तरीके से अलग अलग विभागों के रहेंगे, उनका खाका क्या होगा, उनका स्वरूप क्या होगा, उनका प्रारूप क्या होगा, कैसे उनको धरातल पर उतारना है, इन सारे विषयों को लेकर के आज चर्चा नरेंद्र मोदी ने की है और ये बता दिया है मंत्रियों को कि किस तरीके से उनको ग्राउंड पर उतारना है। अब 3 और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। 2 तस्वीरें पहले तो आप देखिए जो कि पहली शपथ की है साल 2014 जब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली शपथ ली। फिर आता है साल 2019, यहाँ भी बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। और फिर तीसरी शपथ जो कि आज 7 बजे होनी है। लेकिन ये तस्वीर जो 2024 की आप देख रहे हैं, ये एनडीए के संसदीय दल के नेता के तौर पर जब उनको चुना गया और घटक दलों ने मिलकर के सर्वसम्मति से यह निर्णय किया कि नरेंद्र मोदी एनडीए के चेहरा होंगे, तो ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यानी कि शपथ आपको आज बता दें कि तीसरी शपथ आज प्रधानमंत्री की तौर पर नरेंद्र मोदी लेंगे। और चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए जरा एक बार समझाते हैं कि मोदी मंत्रिमंडल के अंदर वो कौन कौन से चेहरे हैं जो कि शामिल होने वाले हैं। तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर पूरे देश की निगाहें हैं। अब देखिए बीजेपी के कोटे से और अलग अलग जगहों से ये नाम है जिनकी चर्चाएं हैं। सबसे पहले राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, चिराग पासवान जो कि एलजेपी और जेडीयू की तरफ से रामनाथ ठाकुर हैं, जीतन राम मांझी जो कि हम की तरफ से हैं, कुमारस्वामी जेडीएस की तरफ से हैं, जयंत चौधरी आरएलडी की तरफ से, अनुप्रिया पटेल अपना दल एस की तरफ से। ये सब आज कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। तो ये कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, ये संभावित नाम है। हालांकि जब शपथ होगी उसके बाद ये जो पूरी तस्वीर है स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन इनकी संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं जो हम आपको बता रहे हैं। हर्ष मल्होत्रा, शिवराज सिंह चौहान, अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, फिर मनोहर लाल, हरियाणा से देखिए नाम की चर्चा हो रही थी। इसी तरह से सर्बानंद सोनोवाल, फिर किरण रिजिजू हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, लल्लन सिंह हैं जेडीयू से। इनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री के तौर पर आज ये शपथ ग्रहण कर सकते हैं। तो ये चेहरे हैं, इनमें से कुछ नए हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि पुराने हैं, लेकिन आज इन सबको कैबिनेट में शामिल किया जाएगा जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। अब आते हैं हरियाणा पर। मोदी मंत्रिमंडल में हरियाणा से 3 सांसद ऐसे हैं जिनको शामिल किया जा सकता है, जिसमें मनोहर लाल मोदी सरकार में मंत्री बनेंगे। राव इंद्रजीत, इनको भी आज शपथ दिलाई जाएगी और कृष्णपाल गुर्जर भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। और तीसरी बार आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण करेंगे। तो हरियाणा से इस बार 2 नहीं 3 नाम, देखिए राव इंद्रजीत का नाम है, मनोहर लाल का नाम है और कृष्णपाल गुर्जर का नाम है। तो आज तीनों चेहरे हरियाणा के जो कि शपथ ले सकते हैं। मनोहर लाल जिन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा करनाल से, एक शानदार जीत उन्होंने दर्ज करी, आज वो मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं क्योंकि अभी चाय पर चर्चा हमने आपको दिखाई प्रधानमंत्री की, उसमें मनोहर लाल मौजूद थे। तो तस्वीरें आप देखिए मनोहर लाल, राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर की। और ये सब आपको बता दें कि आज दिल्ली में ही मौजूद हैं और इन सब के आज मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने की जो उम्मीद है वो पूरी तरह से पुख्ता है। और ये तीनों वो नाम हैं जो कि मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं, जो जानकारी अभी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हरियाणा बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी, चूंकि इस बार विधानसभा का चुनाव भी हरियाणा में होना है और ऐसे में जाहिर है कि ये जो 3 नाम हैं इनकी चर्चा बहुत तेजी के साथ हो रही है। अब कैबिनेट में इनको एंट्री दी जा रही है जिसमें मनोहर लाल का नाम शामिल है, जिनका मैं जिक्र अभी आपसे कर रहा था। करनाल से उन्होंने एक शानदार जीत दर्ज की। राव इंद्रजीत सिंह ने भी आपने देखा कि किस तरीके से गुरुग्राम से जीत हासिल करी, उन्होंने राज बब्बर को हराया। और कृष्णपाल गुर्जर ने भी एक शानदार जीत फरीदाबाद से दर्ज करी।
तो ये तीनों वो नाम हैं जो कि मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं और ये बड़े महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इन तीनों नामों के साथ साथ जो हरियाणा की राजनीति इसके साथ जुड़ी है, इस परिप्रेक्ष्य में जुड़ी हुई है, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। और ये भी समझना बड़ा अहम है कि किस तरीके से आज जब ये तीनों नाम शामिल होंगे कैबिनेट के मंत्री के तौर पर, जब ये शपथ लेंगे, तो हरियाणा की जो राजनीति है वो इससे कितनी सधती हुई नजर आएगी। क्योंकि हरियाणा में अब आगे विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें अब बहुत अधिक समय नहीं है। सभी पार्टियां आप देख रहे हैं, एक तरफ लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ है तो दूसरी तरफ अब देखिए मोदी कैबिनेट में मनोहर लाल को मौका मिल रहा है। करनाल लोकसभा सीट से आपको बता दें कि उन्होंने जीत दर्ज करी है और 2,32,577 वोटों से वो चुनाव जीते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा था कि एक शानदार जीत मनोहर लाल ने यहां से हासिल की है। 2014 से हालांकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, करनाल ही उनका विधानसभा क्षेत्र था और वहीं से संसदीय क्षेत्र के तौर पर भी उन्होंने, आपको बता दें कि ये शानदार जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस सीट को खाली किया था और 2014 तक पार्टी के संगठनात्मक महासचिव भी मनोहर लाल रहे और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने और अब बतौर सांसद और कब कैबिनेट में वो हिस्सा बनने वाले हैं। 1977 में वो आरएसएस के साथ जुड़े, 14 साल तक उन्होंने काम किया, फिर 2000 में वो बीजेपी से शामिल हुए। अब राव इंद्रजीत का भी देख लीजिए कि क्या है। गुरुग्राम लोकसभा सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है। मोदी कैबिनेट में इनको भी मौका मिल रहा है। 75,000 से ज़्यादा वोटों से राव इंद्रजीत ने यहाँ से जो जीत है वो हासिल करी। और हरियाणा के पूर्व सीएम राव बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं वो राव इंद्रजीत। 1977 से लेकर के 2014 तक वो कांग्रेस में रहे। 2014 में राव इंद्रजीत ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और अब 2014 छोड़कर कांग्रेस में जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो आज उनको बतौर मंत्री के तौर पर मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है। तो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो प्रधानमंत्री कार्यालय से चाय का निमंत्रण मिला था और स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इलेक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे, इतनी एक सूचना है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं। बाकी की जानकारियाँ उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। हरियाणा से साथी कौन? तो वही मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। देश के और विश्व के यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद तीसरी बार प्रधान सेवक के रूप में इस देश के लोगों की सेवा करने के लिए कार्यभार संभाल रहे हैं। मैं हरियाणा की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो उनका विजन है, जो उनकी सोच है, जो उनकी नीति है, वो देश को तो गति से आगे बढ़ाने का इस कार्यकाल में काम करेगी। उनके नेतृत्व में हरियाणा को भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल की आज जो वो ऐतिहासिक इस देश के अंदर लगातार कंटिन्यूटी में बड़े बहुमत के साथ शपथ ले रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। बेहद हमारे लिए बेहद खुशी की बात है और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे 3 नेताओं पर इस प्रकार का विश्वास व्यक्त किया कि उनकी सरकार में काम करें। तो मैं इससे बेहद खुश हूँ। विश्वास कायम करने का काम किया सरकार ने। नहीं तो हरियाणा में एक ट्रेंड बन गया था ये कि जिसकी सरकार है संसाधन उसी के हैं। अगर लोकदल की है तो लोकदल के हैं और अगर कांग्रेस की है तो कांग्रेस के। पूरे देश में खुशी की लहर है और ये अनोखा अवसर है। 1962 के बाद कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। सालों साल तक हमारे यहाँ बगैर बहुमत की सरकारें चलती रही,
टूटती रही, बढ़ती रही, लेकिन एनडीए के झंडे के नीचे, एनडीए के गठबंधन में मोदी जी के नेतृत्व में जो हमें स्पष्ट बहुमत जनता ने दिया है, इससे सारी जनता खुश है। और हरियाणा के अंदर एक विशेष खुशी है कि हमारे हरियाणा को प्रतिनिधित्व जो है मंत्रिमंडल में वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। 3 मंत्री बनने जा रहे हैं, इससे हरियाणा में बहुत ज़्यादा खुशी है। दिन आज बहुत खुशी का दिन है। आज बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पिछले 10 सालों में देश के लिए बहुत काम किया है, गरीबों को उठाने का काम किया है, उन्होंने हिंदुस्तानियों की सारे विश्व में एक इमेज बनाने का काम किया है। तो आज वो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। बहुत आनंद का दिन है। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के और विशेष कृपा करते ही हैं। तो देखिए, आज बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। लेकिन राष्ट्रपति भवन में देखिए हलचलें किस तरह की बढ़ी हुई हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि समय 7 बजे का निर्धारित किया गया है। अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुख भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देश की भी बड़ी हस्तियों की मौजूदगी यहाँ पर रहेगी और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो ये राष्ट्रपति भवन की सीधी तस्वीरें हैं, जहाँ पर आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। तो 2014, 2019 और फिर 2024 में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शपथ लेते हुए आपको यहीं से दिखेंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ पर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। और दूसरा ये है कि जो तमाम नामों की चर्चा हो रही है, उनमें भी आपको वो तमाम चेहरे यहाँ पर दिखेंगे जो कि आज मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हुए नजर आएंगे। लेकिन हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में आज चर्चा करते हैं, क्योंकि जिन 3 नामों का जिक्र हो रहा है उसके मायने क्या हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो हरियाणा की राजनीति में किस तरीके का होगा, और आगे आने वाले विधानसभा चुनावों से भी अगर आप इसको जोड़कर देखें तो इसको किस नजरिए से देखा जाए, इसको आज समझते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। केवल ढींगरा जी, आपका भी स्वागत है। संदीप चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप चौधरी जी, आपका भी स्वागत है। और गुरमीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गुरमीत जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं, लेकिन 3 नाम जो कि हरियाणा से जिनकी चर्चा हो रही है, जिसमें हम लोग देख रहे थे और अभी दर्शकों को भी हम लोगों ने बताया, कैसे आप इसको देखते हैं और इन 3 नामों का जो जिक्र हो रहा है इसके मायने क्या समझे जाए? पंकज बेनीवाल जी, आपका इस पर रिएक्शन चाहता हूं मैं। नमस्कार आयुष जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है पूरे देश के लिए, गर्व का दिन है, गौरवशाली दिन है। आज जैसे ही भारत के 7:15 बजेंगे, 7:15 जैसे ही हमारी घड़ियों में बजेंगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश की कमान संभालते हुए देश के प्रधान सेवक बनकर हर एक भारतीय की सेवा करने के भाव के साथ आज वो शपथ ग्रहण समारोह का शपथ ग्रहण करेंगे और अपने मंत्रिमंडल के साथ भी वहां पर शपथ ग्रहण करेंगे। और ये देश के लिए तीसरी बार लगातार 2014 के बाद 14, 19 और 24 में जो जनादेश भारत की जनता ने लगातार मोदी जी को, एनडीए की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को दिया है, उसका बार बार नमन हम भी करते हैं और मोदी जी ने भी किया है। और हर एक उस कार्यकर्ता को भी नमन करते हैं जिसने इतनी कड़कती धूप के अंदर चल करके जनता तक पहुंचकर, और जनता ने भी इतनी कड़कती धूप में पहुंचकर मतदान किया है एनडीए की सरकार को बनाने के लिए। बारंबार धन्यवाद है ऐसी भारतीय जनता का। और आपने पूछा कि हरियाणा से 3 मंत्री, 3 हमारे जो सांसद हैं उनको मंत्रिमंडल में मिलने जा रहा है। तो मीडिया के माध्यम से मैं भी जानकारी मिली है कि भाई मनोहर लाल जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अभी सांसद हैं नवनिर्वाचित करनाल से, हमारे राव साहब हैं राव इंद्रजीत जी गुड़गांव से सांसद, और कृष्णपाल गुर्जर जी फरीदाबाद से। अगर तीनों को ही अहम जिम्मेदारी हरियाणा की तरफ से अगर सांसद में मिलती है, मोदी जी के मंत्रिमंडल में मिलती है, तो हरियाणा के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि आज 5 जब जीते हैं, 5 में से अगर 3 वहां पर मंत्रिमंडल में पहुंच जाते हैं तो हरियाणा में कैसे विकास की ब्यार आगे चलेगी। जो मोदी जी ने 100 दिन का कार्यकाल उन्होंने निर्धारित किया, तो मुझे लगता है 100 दिन में से जब हमारे 3 सांसद वहां पर उस मंत्रिमंडल में होंगे तो 100 दिन में से बहुत सारे काम हरियाणा को भी मिलेंगे कि हरियाणा के अंदर विकास की जो गति है उसको और तेज किया जाए। जो विकसित भारत की आज परिकल्पना जो भारत देश के सामने रखी है मोदी जी ने, उस विकसित भारत के लिए हरियाणा को भी विकसित करने के लिए जो डबल इंजन की सरकार बार बार कही जाती है,
सेंटर में भी मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार, और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये दोनों मिलकर उस पथ पर और तेजी से आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि हरियाणा अब पीछे रहने वाले प्रदेशों में से नहीं है। पिछले बीते 10 सालों में भी हरियाणा की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, अब देखेंगे बेनीवाल जी, क्योंकि जिन 3 नामों की चर्चा है अब वो शामिल होते हैं कैबिनेट में, तो फिर किस तरीके से आगे आप जो कह रहे हैं विकास है वो और बेहतर तरीके से होगा, इसके लिए थोड़ा वक्त और लगेगा और इंतजार हम लोग भी करते हैं। केवल ढींगरा जी, एक तो आज शपथ होने वाली है और दूसरा ये है कि परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो कांग्रेस ने भी इस बार बढ़िया परफॉर्म किया, न सिर्फ प्रदेश के अंदर, देश में भी हम लोगों ने देखा कि विपक्ष के तौर पर एक मजबूत विपक्ष इस बार दिख रहा है। लेकिन एक तो ये शपथ और दूसरा ये हरियाणा से जिन 3 नामों की चर्चा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो एनडीए की सरकार इस समय आज जो बनने जा रही है, मैं उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और 2024 की जो सरकार है, इसका आज शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो मैं इस एनडीए की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन सवाल मुद्दों का है और ये भी देखना पड़ेगा कि आपने जैसे कहा कि 3 लोग बनने जा रहे हैं, पर बेनीवाल जी ने ये बात कह दी कि शायद बनने जा रहे हैं, तो लो शायद होगा या बनने जा रहे हैं, वो तो समय अभी बता देगा। बट दूसरी बात है, ये सरकार जो है मुद्दों की बात पे आना चाहिए, क्योंकि 10 साल के अंदर जो एनडीए, पहले मोदी की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार के अंदर अब इनको मुद्दों के ऊपर आना पड़ेगा। मुद्दों के बाद ये था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल मोदी जी ने जो वायदा किया था जनता के साथ, वो पूरा नहीं हुआ। 20 करोड़ रोजगार अभी तक नहीं मिले 10 साल के अंदर, अब उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और जिस तरह से 100 स्मार्ट सिटियां नहीं बनी 10 साल में, उसको स्मार्ट सिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। 15-15 लाख लोगों के खाते में भी आने थे, वो नहीं आए, वो भी, उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। किसानों को स्वामीनाथन का C2 फॉर्मूला देना था, जिसके लिए 3 काले कानून बना दिए थे, बाद में वो कैंसिल कर दिए, उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। वो C2 फॉर्मूला लोग चाहेंगे कि उनको मिले। और जिस तरीके से पूंजीपतियों के साथ बहुत बड़ा 10 साल के अंदर उनके खातों में ही पैसे जाते रहे और उनको माफ करते रहे, जो उनके लोन्स वगैरह थे, 16 लाख करोड़ लोन माफ हुए, उनको जो है अब घटा करके अब लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। मेरी ऐसी अपेक्षा है कि अब मोदी जी एनडीए वाले सीन पे नहीं है, अपने सीन पे नहीं है, अब एनडीए वाले सीन पे है, तो इनको जनता के लिए काम करने पड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब सवाल ये है कि क्या मोदी जी जनता के लिए काम करेंगे या वही पहले वाला काम करेंगे कि पूंजीपतियों की सरकार है, उन्हीं के लिए ही काम करते रहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल होगा जो देखने की बात रहेगी। और एक बात और है, जहां तक आपने हरियाणा की बात करी, तो मुझे लगता है कि 3 मंत्री मिले हरियाणा को, अच्छी बात है, हरियाणा का विकास हो, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जो मोदी जी को कितने लोग सेट करने पड़ेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है कि क्योंकि मोदी जी के घटक दल बहुत सारे साथ में हैं, जैसे नीतीश कुमार जी हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं और चिराग पासवान हैं, ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनके लिए अब मोदी जी को हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं कि उनको साथ लेकर के चलना है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो घटक दल है, इनको किस तरह से साथ लेकर के, और जो इंडिविजुअल जो बाकी के साथी हैं, उन लोगों को किस तरह से साथ लेकर के चलते हैं, क्योंकि मोदी जी के पास पूरा मैंडेट तो है नहीं, 240 है, तो 240 में से 272 करने के लिए कितनों के हाथ जोड़ने पड़ते हैं, कितनों की बातें माननी पड़ती हैं। ये भी बहुत बड़ा विषय रहेगा कि किस तरह से बात मान करके और बाकी स्टेटों का विकास भी हो जाए और हमारे हरियाणा का भी विकास हो जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने SYL के लिए कितनी देर का वायदा कर रखा है, उसको मोदी सरकार को कह रखा है, लेकिन मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया। SYL पंजाब की नहीं खुदी है, तो मुझे लगता है कि वो भी खुदनी शुरू हो जाएगी और मंत्री आ जाएंगे, तो और भी शायद मुझे लगता है कि SYL पंजाब में खुद जाए और पानी हरियाणा को मिल जाए। ये बहुत बड़ा विषय है देखने के लिए कि अब मोदी जी बिल्कुल। अब ढींगरा साहब, चूंकि आपने खुद ये बात कही कि भाई ये जो 3 नाम है, देखते हैं ये तीनों नाम अगर शामिल होते हैं तो भाई हरियाणा का जो विकास है वो कितना होता है। इंतजार थोड़ा सा हम लोग भी सब कर रहे हैं 7:15 बजे का। संदीप जी, आपका रुख कर रहा हूं मैं, एक राजनीतिक विश्लेषक होने के चलते आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? एक तो देश के परिप्रेक्ष्य में बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी का शपथ लेना, और फिर जिन नामों की चर्चा है हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, चाहे मनोहर लाल की हम लोग बात करें, राव इंद्रजीत जी की हम लोग बात करें, या फिर कृष्णपाल गुर्जर की बात करें, इन तीनों का अगर कैबिनेट में कहीं इनको शामिल किया जा रहा है मोदी कैबिनेट के अंदर, तो फिर इसका जो असर है, क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव भी होने, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, जहां तक तीसरे कार्यकाल की बात है,
तो अपने आप में गर्व और गौरव की बात है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया इतिहास गढ़ा गया। लेकिन मैं ये मानता हूं कि नेहरू जी से तुलना करना ठीक नहीं है, क्योंकि नेहरू जी का जो कार्यकाल था वो किसी गठबंधन का कार्यकाल नहीं था। उनका अपना एक व्यक्तित्व था, उनके नाम पर सत्ता बनती थी, उनके नाम पर देश चलता। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिस पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ और अब तक वो इतने मतलब लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, तो ये बड़ा अचीवमेंट है। रही बात मुश्किलों की, जो गठबंधन की सरकारें होती हैं, हमने देखा इंद्र कुमार गुजराल जी ने भी चलाई, देवगौड़ा साहब ने भी चलाई, मनमोहन सिंह जी ने भी चलाई, और भी कई लोगों ने गठबंधन की सरकारें चलाई। तो गठबंधन की सरकारों का कांटों भरा ताज होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो देखना पड़ेगा मोदी जी इस तरीके से चीजों को लेकर के चलते हैं, क्योंकि बहुत कंप्रोमाइज करने होते हैं। और मनमोहन सिंह जी को कहा जाता था, एक पढ़े लिखे आईएएस अधिकारी को, बहुत मैं मानता हूँ हिंदुस्तान का उनसे काबिल प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है, अगर पढ़ा लिखा हिसाब से देखा जाए तो। उनको नाम पड़ गया था मनमोहन सिंह को, मोनी बाबा भी कुछ लोगों ने कहा। तो गठबंधन में किस तरीके की चीजें होती है वो अब पता चलेगा कि कितना बोलना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है। अब आपको पूरी छूट नहीं होगी कि आप कह दे कि भाई मुसलमान तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे या हम सीएए पर खुलकर बात कर लें, तो बहुत प्रतिबंध लग जाते हैं, क्योंकि जो जिनके साथ दल जुड़े हुए उनके लिए मुस्लिम एक बड़ा वोट बैंक है, तो संभल कर बोलना पड़ेगा। रही बात हरियाणा की राजनीति में, देखिए हरियाणा की राजनीति खट्टर साहब के दूसरे कार्यकाल में पता चल चुका था कि कहीं ना कहीं जनाधार घटा है, सीटें घट गई थी, पूर्ण बहुमत नहीं मिला, चौटाला साहब के माध्यम से सरकार चलती रही। और अब वही रिजल्ट हमें लोकसभा में देखने को मिला, सीटें 50-50 हो गई हैं। बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर को लेकर के आना, राव इंद्रजीत सिंह को लेकर के आना और खट्टर साहब को लेकर के आना मंत्रिमंडल में, ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। और इससे कुछ बेहतर करने की कोशिश है, कितना बेहतर होगा ये वक्त बताए। ठीक है गुरमीत जी, आपका रिएक्शन क्या है इस पर? एक तो ये 3 नाम जिनके चर्चा हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में है, और दूसरा ये है कि बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार आज जो शपथ लेने वाले हैं नरेंद्र मोदी, इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हरियाणा से 3 मंत्री जो बन रहे हैं, 5 में से 3 सांसदों को मौका मिल रहा है। तो अगर और प्रदेशों से आप तुलना करेंगे, मान लीजिए मध्य प्रदेश से तुलना करें, वहां 29 की 29 सीटें जीती हैं, लेकिन वहां पर संभवतः 3 या 4 मंत्री बन रहे हैं वहां से भी। तो हरियाणा को क्योंकि चुनाव हैं उसके दृष्टिगत काफी हिस्सा मिला। और ऐसा नहीं कि हरियाणा से पहले 3 मंत्री नहीं रहे। आपको याद होगा बीरेंद्र सिंह जी जब मंत्री थे कैबिनेट, तब भी राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर मंत्री थे, और बी लाल कटारिया भी थे, तो 3 मंत्री थे। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तब सांसद 10 थे पिछली बार जो थे। तो इसलिए हरियाणा के लोगों को खुशी होनी चाहिए। लेकिन अब जहां तक मंत्री बनने की बात है, अब ज्यादा रुचि इस बात में रहेगी कि उनको पोर्टफोलियो क्या मिलते हैं, क्योंकि मनोहर लाल जी तो कैबिनेट मंत्री बनेंगे, ये तय है। रावेंद्र जी स्वतंत्र प्रभार के साथ थे, लेकिन आप जानते हैं कि वो 10 साल से हालांकि सीनियर हैं। वो जो लिस्ट होती थी उसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में वो सबसे ऊपर होते थे, लेकिन उनके जो चार्जेस हैं वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, प्लानिंग, इस तरह के रहे, सांख्यिकी वगैरह का, जिसका कोई खास अर्थ नहीं होता। तो क्या इस बार उनका प्रमोशन होगा या उनको कोई ऐसा महकमा मिलेगा जहां काम करने के लिए या हरियाणा के लिए वो ज्यादा कुछ योजनाएं ला पाएंगे, ये निर्भर करता है उस पर। क्योंकि मंत्री बनना तो अब तय है, वो तो लिस्ट सामने आई गई है। अब पोर्टफोलियो पे लोगों की, इधर वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है इंडिया पाकिस्तान का, इमीडिएट बाद जब शपथ खत्म होगी, लगता है टाइमिंग भी मोदी जी ने बड़ा सोच के रखी है, क्योंकि लगभग 45 मिनट में वो तो हो ही जाएगी 50-60 लोगों की, और उसके बाद 8 बजे मैच भी है। जहां तक ओथ की बात है, देखिए 14 और 19 में जो एक बहुत बड़ा अंतर इस बार पड़ रहा है, अगर आप याद करें तो जो टॉप 4 मिनिस्ट्रीज होती हैं, जिनको हम कहते हैं वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, 19 में ये सारे बदल दिए थे मोदी जी ने। रक्षा मंत्री बन गए थे राजनाथ सिंह, जो पहले गृह मंत्री थे। गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह नई एंट्री थे। निर्मला सीतारमन जो कॉमर्स मिनिस्टर थी, उनको वित्त मंत्री बना दिया था। अरुण जेटली उससे पहले हुआ करते थे। और जयशंकर जो सबसे चौंकाने वाला नाम था, वो विदेश मंत्री बने थे। तो चारों ही उन पे तब्दीली हुई थी। इस बार जो हालात लग रहे हैं वो ये है कि ये सभी लोग लगता है रिटेन करेंगे, क्योंकि आज जो फोटोज बाहर आई हैं, वीडियोज जो प्रधानमंत्री की चाय पार्टी की, उसमें जयशंकर जी भी विराजमान है, अमित शाह जी भी विराजमान है, और राजनाथ जी भी विद्वान है, और निर्मला सीतारमन विद्वान है, और बाकी भी नितिन गडकरी वगैरह। जबकि कल तक ये बड़ी चर्चा थी कि शायद अमित शाह को नायडू साहब के दबाव में गृह मंत्री नहीं बनेंगे वो, और उन्हें शायद नड्डा जी की जगह लाया जाएगा, इस तरह की बातें चल रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी
तो ये सब प्रिवेल कर गए हैं। अगर नितिन गडकरी भी है, कोई देखिए जो अगर बहुत बड़ी मेजोरिटी आती तो ये चर्चा चल रही थी कि कुछ बड़े धमाके होंगे, जैसे 19 में हुए थे उस तरह से कुछ लोगों को निपटा दिया जाएगा, लेकिन वो तो नहीं लग रहा अभी हालात। इन 4 मिनिस्ट्रीज में तो कम से कम यही लग रहे हैं, क्योंकि देखिए अब अमित शाह को लाए अगर मंत्री बना रहे हैं, अगर जो जानकारी है उसके मुताबिक, तो अब उनको ये तो है नहीं कि उनको कोई हल्की मिनिस्ट्री देंगे। और ये भी बात चल रही थी कि ये सही समय था अगर नड्डा साहब की जगह उनको दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता। अब बड़ी विचित्र स्थिति है कि नड्डा साहब भी नाम है कैबिनेट में उनका, ऐसा कहा जा रहा है, और भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल जी। गुरमीत जी, जो हम लोगों ने अभी तक 14 से लेकर के ट्रैक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का देखा है, चर्चाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि अचानक से बड़ी चौंकाने वाली चीजें भी देखने को मिलती हैं। क्या जो चेहरे हम लोगों को दिख रहे हैं, इसको मान के चलें कि ये हिस्सा होंगे, या यहाँ पर कुछ हो सकता है ऐसा कि कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाए जो किसी के संज्ञान में नहीं? देखिए, नाम जुड़ तो सकते हैं उसमें, जो लोग नजर आ रहे हैं वो बढ़ भी रही है संख्या। पहले कह रहे थे 35, फिर 43, फिर 50, अब 60 तक बात पहुंच गई है, तो नाम जुड़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उन्होंने बुलाए इसलिए हो कि लास्ट में अटकलों को गलत साबित करना है, फिर अलग बात है। लेकिन मोदी जी की ये भी स्टाइल है कि वो पहले बार जानबूझ के उड़ा देते हैं नाम को और फिर उसके बाद काट देते हैं, जिससे ये हो जाए कि लोग चौंक जाएं एकदम से। लेकिन अभी फिलहाल जो हालात हैं उनमें, जो जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण देके बताया कि 14 से 19 में कैबिनेट बनी तो लोग बहुत दंग रह गए थे। आपको पता ही है, सुषमा जी वेट करती रह गई उस समय, बाद में खैर उनका निधन हो गया, लेकिन उस समय, और अरुण जेटली की तो चलिए तबीयत खराब थी, लेकिन बाकी काफी बड़े परिवर्तन थे। इस बार वो नहीं है। इस बार तो अब ये 4 मंत्री तो देखिए वो रह गए। अब बाकी जो टीडीपी से आए हैं, जेडीयू से आए हैं, राष्ट्रीय लोकदल से आए हैं, और पार्टियों से आए, शिवसेना से आए हैं, एनसीपी से तो आए नहीं, वहां अभी कुछ विवाद शुरू हो गया है 2 लोगों के बीच में। उसमें बीजेपी को डायरेक्ट तो लेना देना नहीं है, लेकिन एक नाम उन्होंने कहा था उस पर फाइनल नहीं हो पाया शायद, प्रफुल्ल पटेल, और उनके जो दूसरे लोकसभा सांसद हैं उनको लेके विवाद चल रहा है कुछ। तो इस बार जैसे आप कह रहे हो, मुझे भी यही उम्मीद थी कल तक कि कोई बहुत बड़ा चौंकाने वाला नाम आएगा या कोई नाम कटेगा, लेकिन जो नाम कटे हैं उनमें स्मृति ईरानी जो चुनाव हारी, हालांकि 14 के बाद उनको हारने के बाद भी मंत्री बनाया था, अभी भी रवनीत बिट्टू को मंत्री बना रहे हैं हारने के बावजूद। जो चर्चा है, चर्चा क्या, आप तो कह रहे हैं लिस्ट बनी गई है या इस तरह की चर्चा चल रही, तो उसमें अनुराग ठाकुर का नाम जो एक बड़ा नाम माना जा रहा है, जो अभी तक नहीं है। हो सकता है, जैसे मैंने कहा, नाम जुड़ सकते हैं इसमें अभी शाम तक ऐसा। गुरमीत जी, अब उसके लिए हम लोग 7:15 बजे का इंतजार करते हैं। बेनीवाल जी, एक जो बड़ी बात है वो ये है कि बस एक बात मैं कह दूं कि ये एक संयोग है, इस तरह से होता तो नहीं है, लेकिन ना इस तरह से वो होता है, लेकिन फिर भी सभी वर्गों को हम देखते हैं तो जितने नाम अब तक मैंने देखे उसमें कोई मुस्लिम चेहरा मंत्री नहीं है बन रहा पूरी लिस्ट में। जबकि बीजेपी का जो पहला टेन्योर था उसमें मुख्तार नकवी जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे, उससे पहले वाजपेयी जी के टाइम पे शाहनवाज हुआ करते थे। तो वो एक बात नोटिस करने वाली है कि किसी शायद क्षेत्रीय दल की तरफ से भी कोई ऐसा नाम नहीं बढ़ाया गया। और अगर बनाने को तो देखिए, मोदी जी तो किसी को भी, जैसे जयशंकर जी को उठा के बना लिया था या और लोगों को भी ले आते हैं, तो वो उस वर्ग को शायद प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पा रहा है एनडीए की सरकार। बेनीवाल जी, हरियाणा का विकास अगर हो तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, ढींगरा साहब भी यही कह रहे हैं, लेकिन भाई देखना ये होगा कि कितना कर पाते हैं, क्योंकि जो पहले आप लोगों ने वायदे किए उसको तो धरातल पर आप लोग उस तरीके से उतार नहीं पाए, और अभी भी बहुत ज्यादा उम्मीद कम से कम विपक्ष तो नहीं कर रहा। अब आप लोग ठीक है। और दूसरा ये है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी संदीप जी ने भी ये बात कही कि देखिए, अब चूंकि एनडीए की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं, इसलिए कांटों भरा ताज है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भविष्य में आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कंफर्ट में भी ला सकती है। बेनीवाल जी, देखिए आयुष जी, 7 तारीख को जब संसदीय दल की बैठक हुई और उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम राजनाथ सिंह जी ने किया और सभी ने अनुमोदन करते हुए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया, शायद आप सभी ने देखा, पूरे देश की जनता ने देखा। नीतीश कुमार ने यहां तक कहा कि किसी भी क्षण कोई भी जिम्मेदारी आप हमारी लगाएंगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। और नायडू जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास लेकर के जो आपने पिछले 10 सालों, बीते 10 सालों में आपने जो काम किए वो बहुत ही ऐतिहासिक हैं और देश उससे बहुत आगे निकला है और देश का नाम भी बहुत आगे परचम लहराया है देश के नाम का भी। और ऐसा ही पवन जी ने भी कहा, ऐसा ही एकनाथ शिंदे जी ने भी कहा, ऐसा ही चिराग पासवान ने कहा, हमारे जितने भी घटक दल हैं एनडीए के सभी ने एक मत में कहा कि नरेंद्र मोदी जी आप आगे बढ़िए, देश को आगे ले जाइए। जो विकसित भारत 2047 तक बनाने का आपका सपना है, जो हम सब ने मिलकर के देखा है, आप बस उसको फलीभूत कीजिएगा, हम आपके साथ तन मन धन
हर तरीके से आपके साथ है। बेनीवाल जी, अभी तो वो यही कहेंगे ना, क्योंकि एनडीए की जब बैठक आप कर रहे हैं, एनडीए के वो घटक दल हैं, तो वो ये तो कहेंगे नहीं कि भाई नहीं हम बनेंगे, वो तो अभी यही कहेंगे। लेकिन उनका कहना ये है कि भविष्य में अब जब आगे आप सरकार चलाएंगे तो जो फैसले आप लोग ले लिया करते थे, जिन बातों को आप लोग कह दिया करते थे, अब उसको कहना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि दूसरी पार्टियों के जिनके सहारे आप सरकार चला रहे हैं उनको भी साधना है, उनको भी देखना। एनडीए एक मजबूत संगठन है, मजबूत गठबंधन है, इसमें कहीं भी कोई इफ और बट नहीं है। यहां पर सभी के फैसले सर्वसम्मति के साथ लिए जाएंगे। जिस भी फैसले को लिया जाएगा एनडीए की घटक दलों के साथ बैठ करके विचार विमर्श करके सबके साथ मिलकर के उस फैसले को लिया जाएगा। कोई भी कहीं पे दिक्कतें नहीं आएंगी। 100 दिन का जो कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी अपने चुनाव जब चल रहा था तब भी कहते थे कि मैं 100 दिनों का कार्यक्रम बना चुका हूं, तो यानी कि जो 100 दिन का कार्यक्रम बना चुके हैं उस पर सारे घटक दल तैयार हैं और आज उसके लिए चाय पे चर्चा हो चुकी है। मनोहर लाल जी ने भी कहा कि जो 100 दिन के आगे काम करने उस पर चर्चाएं हुई हैं, ये सारी फॉर्मेलिटीज हुई हैं। तो आप देखें कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के दिल और दिमाग में जो देश को आगे बढ़ाने की या विकसित भारत बनाने की जो परिकल्पना है उस पर सबने मोहर लगाई है। कहीं भी कोई परेशानियां नहीं है। विपक्ष का काम है उल्टी सीधी बातें करना, जैसे चुनाव के दौरान भी लोकतंत्र और संविधान की बातें करके पूरे देश की जनता को बरगलाने का काम किया, लेकिन 100 सीटें नहीं पार कर पाई है लोग। तो पिछले 14 से 2014, 2019, 2024 की अगर सीटें मिला लूं तो भी भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें अब की बार आई है कि उससे भी पहले बहुत कम सीटें इनकी 3 योजनाओं में रही हैं। तो इनकी बातों का कोई तूल नहीं है, ना भारत देश की जनता इनको सीरियसली ले रही है। ठीक है, इनकी सीटें कुछ वृद्धि हुई है, इनको खुश होना चाहिए कि हमारा कुछ सीटें बढ़ गई, हमारा कुछ जनाधार बढ़ा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत देश की जनता ने जनादेश दिया है। जिसके नंबर हमेशा अच्छे आते हो, जिसके नंबर अच्छे आते हो उसके कम हो जाए, मुझे लगता है उसको चिंता करने की ज्यादा आवश्यकता है। जिसके कम है, बढ़ गए, वो तो बेहतरी की ओर है ही। तो ये आपको ज्यादा आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, मुझे तो ऐसा लगता है। नहीं, हम तो मना ही नहीं कर रहे। हम जहां जहां पर अपनी सीटें घटी हैं पूरा चिंतन कर रहे हैं, पूरा विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारी टीमें लगी हुई हैं। अभी लगातार 90 की 90 विधानसभा हलकों में जो हरियाणा के सभी में काम चालू हो गया है। सभी जगह जाकर बैठकें हो रही हैं, पता कर रहे हैं कि कहां पे क्या कमियां रही, कौन सी समस्या से हम हार गए हैं। हर समस्या का लेकिन 6 महीने में आपको लगता है कि 6 महीने का भी टोटल वक्त नहीं बेनीवाल जी, आपको लगता है? क्योंकि एक तरफ तो 10 सांसद आपके हुआ करते थे, वो घटकर 5 पर आ गए, और जो आप लोग हम लोगों ने देखा कि 2019 में जो आप लोग जीते थे उसमें भी जीत हार का जो मार्जिन है वो किस तरीके का हो गया। आप लोगों को गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। अब 6 महीने से भी कम के वक्त में ये डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, भले ही 3 मंत्री भी बन जाए तो? देखिए आयुष जी, हरियाणा की जनता के साथ संवाद करने से, उनकी जो समस्याएं रही उनका निदान कर देने से मैं नहीं मानता कि कहीं भी समस्या भारतीय जनता पार्टी को रहेगी या नायब सिंह सैनी जी को रहेगी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हरियाणा सूबे के। किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। हमें एक अच्छा समय मिला है। हमें पता चला कि हम इतनी विधानसभाओं के अंदर या इन क्षेत्र के अंदर या इन लोगों के साथ हमारा सामंजस्य अच्छा नहीं बन पाया, या यहाँ पर हमें समस्याएं आई। उन समस्याओं को हम समाधान करेंगे और जल्दी से जल्दी आप 2024 के जब अक्टूबर के चुनाव में जाएंगे, जब रिजल्ट देखेंगे तो मैं भी आपके साथ ही बैठा रहूंगा आयुष जी, और मैं बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मैंने आज से 6 महीने पहले बोल दिया था, और आज देखो वही मेरा कथन था, आज हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनते हुए आपको सब देखेंगे। तो इसमें कोई इफ और बट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि समय कम है, उन सब चीजों को पाटना कैसे होगा, लेकिन हम हर समस्या का निदान करने के लिए तत्पर हैं, और हमारी टीमें या हरियाणा की जो सरकार है वो बिल्कुल तत्पर है, और हरियाणा के एक एक हरियाणवी के लिए जो काम अच्छे होने चाहिए वो सारे काम होंगे। अगर विगत में कोई समस्याएं रही हैं हरियाणा की सरकार के द्वारा या लोग रुष्ट हुए, उन रुष्ट हुए लोगों को मनाने की बरकस प्रयत्न किया जाएगा। बेनीवाल जी, आपने कहा चूंकि और आप तो लगातार जुड़ते रहते हैं, तो हम लोग भी इंतजार करेंगे, चूंकि विधानसभा चुनावों तक तो हम लोग की चर्चा चलती रहेगी। ढींगरा साहब, देखिए 0 से 5 पर आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान में आप लोगों को भी रखना है कि भाई 0 से 5 तक का ही सफर अभी हुआ है, और दूसरा ये है विधानसभा चुनावों में जब आप जाएंगे तो परिस्थितियां और इससे थोड़ी सी भिन्न होंगी। बीजेपी ये कह रही है कि हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं अपने आप को, हम देख रहे हैं कि खामियां कहां रही हैं। क्या इतना आसान समझ पा रहे हैं आप इसको? नहीं, देखिए, ये अभी लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव में मोदी जी की सीटें पहले से कम होकर के 240 रह गई, और इन्होंने जो पिछला 10 साल का राज था उसके अंदर लगातार जो है धर्म जातियों में देश को बांटा। अब जो जिसने 10 साल हिंदू मुस्लिम किया हो, उन्हीं चंद्रबाबू नायडू जी जो अपना आंध्र प्रदेश से आते हैं और मुस्लिम बहुल इलाके से वो उनके 16 MP बन के आए हैं।
अब वो उन्हीं इलाकों पे जो अब इनको उस तरह से विचार करना पड़ेगा कि जो जैसे चंद्रबाबू जी के बेटे ने अभी कहा कि पेगागस पे पहले जांच होनी चाहिए, तो इनको जांच करनी पड़ेगी। अब पेगागस की जांच करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो उनके बेटे ने चंद्रबाबू नायडू जी के पूछे बगैर तो ये बात कही नहीं होगी। लेकिन दूसरी बात है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने ये भी बहुत सारे वायदे आंध्र प्रदेश की जनता को कर रखे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है हज के लिए जो आदमी जाएगा उसको 1 लाख रुपया देना होगा। उन्होंने ये भी कह रखा है कि जो मुस्लिम जो लोग हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देना होगा। अब मोदी जी उनके वायदे पूरे करेंगे, उनके लिए पैकेज बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। हिंदू मुस्लिम के बीच में तो इन मोदी जी को तो मुस्लिम के साथ जो है एक तरह से स्मेल आती है उनके साथ। तो अब ये इनको उनके साथ अब सरकार चलानी है तो बहुत सारी चीजें रहेंगी ना, तो इनको सारी बातें हम मान। ढींगरा साहब, ये तो उन्होंने राज्य सरकार के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कहा, वहां तो वो अपनी सरकार बना ही चुके हैं चंद्रबाबू नायडू, तो अपने राज्य सरकार के स्तर पर ये काम करेंगे तो उसमें मोदी जी को क्या आपत्ति है? नहीं, वो उनको पैकेज की बात कर रहे हैं। केंद्र से तो कोई पैसा नहीं है, राज्य सरकार के स्तर से करेंगे। वादा उन्होंने राज्य सरकार के तौर पर किया ना वहां पे, क्योंकि विधानसभा के भी चुनाव हुए वहां। सर ऐसा है, जब सेंटर सरकार और स्टेट सरकार डबल इंजन की चलती हैं तो सारे वायदे पूरे करने पड़ते हैं, स्टेट को भी और सेंटर को भी। जितने पैकेज उन्होंने 100 करोड़ के कहे हैं, अभी पैकेज 100 करोड़ का मुझे चाहिए फॉर कि उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए मुस्लिम्स को, तो वो उनको देना पड़ेगा ना। अब आप समझे ना, इस बात के बहुत सारे मुद्दे हैं और ये बातें भी अब डिस्कस होंगी तो सारी सामने भी आएंगी। इस तरह से पहले मोदी जी क्या कहा करते थे कि जैसे मंगलसूत्र है वो मुस्लिम को दे दिया जाएगा, इसी इलेक्शन में ही तो कहा था। और ये भी कहा था कि वो जमीन का आधा हिस्सा किसको दे दिया जाएगा, मुस्लिम्स को दे दिया जाएगा। ये भी कहा था अगर आपके 2 भैंसे होंगे तो एक भैंसा खोल करके किसको दे दिया जाएगा, ये भी कहा था। और ये कपड़ों से कौन पहचाना जाता है, ये भी कहा था। तो ये सारे वायदों से अब मोदी जी उसको किस तरह से अब दूसरी तरीके से लेके जाएंगे। अब ये केवल हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। पंजाब के अंदर अगर उस सिख हमारे जो बिट्टू जी हैं जिनको मंत्री बनाया जाएगा, तो हिंदू सिख किसने किया था पंजाब के अंदर? ये भी तो मोदी जी ने किया था। और पटेल वर्सेस नॉन पटेल किसने किया था? ये तो गुजरात में मोदी जी ने किया था। और यादव वर्सेस नॉन यादव यूपी और बिहार में किसने किया था? कुर्मी वर्सेस नॉन कुर्मी किसने किया था? मराठा वर्सेस नॉन मराठा किसने किया था? ये सारा मोदी जी ने किया है। 10 साल जो है लगातार हिंदू मुस्लिम और अदर धर्म जातियों से देश को भटकाया है। अब जो है एनडीए की सरकार है, मोदी जी की सरकार नहीं है। अब इनको सारे उन्हीं के जिस तरह से थूक फेंकी है उसको चाटना तो पड़ेगा ना। अब जिस तरह से उस पर बेनीवाल जी का ये कहना है कि आप लोग तो सारा इंडिया अलायंस मिलकर के भी उतनी सीटें नहीं ले आए जितना बीजेपी अकेले ले आई। अगर इतनी ही खराब बात ये लोग कह रहे थे तो फिर आप लोगों को सत्ता तक पहुंचा देना था जनता को। आप तो सारा अलायंस में लड़के भी उतनी सीटें नहीं ला पाए। आयुष जी, मैं तो कह रहा हूं आपको, धर्म जातियों से अब हम देश बांट करके चलाते रहे ना 10 साल, तो वोट भी लेते रहे उसमें। अब जब हमने ये कह दिया कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनेगा, उसके नाम की वोट दीजिए, अब उन्होंने नहीं दी तो उनको गालियां निकाल रहे हैं उन हिंदुओं को। अब ये कह रहे हैं कि हमारा तो राम है ही नहीं, हमारा तो अब जय जगन्नाथ है। अब बताइए, ये भी इन्होंने बदल दिया। अब हिंदुओं के साथ भी नहीं है बेचारे। तो अब ये कब कहा ढींगरा साहब कि हमारे तो राम नहीं है? ये कब कहा? नहीं है अब हिंदुओं के साथ, अब उनको अयोध्या वालों को गालियां दे रहे हैं। नहीं, ये कहा कब कि हमारे राम नहीं, हमारे जगन्नाथ। जय जगन्नाथ तो कह ही सकते भाई। उड़ीसा में सरकार बना ली उन्होंने, देर से आपकी उड़ीसा में सरकार बना ली उन्होंने, तो वो तो जय जगन्नाथ तो कहेंगे। दुख हो गया मेरी बात सुन के। नहीं, कोई तो लेकिन मेरे राम, लेकिन हमारे अब राम नहीं है, ऐसा तो मुझे लगता है किसी बीजेपी नेता ने नहीं कहा। नहीं, बहुत सारे लोगों ने कह दिया ना। एक का नाम बता दो, एक का नाम बता दीजिए ना ढींगरा साहब, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है कि किसी बीजेपी नेता ने ये कहा हो कि हमारे राम नहीं है। ना तो मुझे पता, ना आयुष जी को पता। ढींगरा साहब, एक आदमी का नाम बता दीजिए। एक बीजेपी। हाँ, जय जगन्नाथ कहा। इस बात को तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन उसका कारण ये कि भाई उड़ीसा में सरकार बना रहे तो जय जगन्नाथ कह दिया उन्होंने। नहीं, मैं तो ये बात कह रहा हूँ, लेकिन जो नीचे जो लोगों के बीच में ये अब चर्चाएं चलनी, लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं ये बात तब ठीक है। ये मत कहिए कि बीजेपी ने कहा हमारे राम नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, अभी मैं ढींगरा साहब, मैंने आपके दोनों वक्तव्य सुने। दोनों वक्तव्यों में आपने हिंदू मुस्लिम को बांटने की पूरी कोशिश की है। मैंने दोनों वक्तव्य सुने आपके। आपके पास कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो हरियाणा या देश के लिए रही हो, लेकिन आप बार-बार में मुस्लिम 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 हिंदू 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 उसी में उलझे रहे। और अब आप आस्था पे आ गए। अरे भगवान, कितने भगवान हैं?
कहीं श्याम बाबा है, कहीं शिरडी साईं है, कहीं माता वैष्णो देवी है, कहीं जगन्नाथ जी है, कहीं महाकाल है, कहीं भोलेनाथ है, कहीं बजरंग बली है, नहीं, लेकिन आप लोग जय श्री राम कहा करते थे ना भाई। नहीं, देखिए बेनीवाल जी, भगवान ठीक है, 33 कोटि देवता है, वो बात ठीक है, लेकिन आप लोग तो जय श्री राम कहते ही थे ना। तो वो कह रहे हैं कि अब जय श्री राम से जय जगन्नाथ पर आ गए, इस पर उन्होंने कहा हम तो सारे धर्मों को मानते हैं, हम तो हर एक मानते हैं, वो बात नहीं है, लेकिन आप और इसके पहले तो कभी जय जगन्नाथ आप लोग इस तरीके से नहीं, जय श्री राम कहते थे। आयुष जी, ये लोग वो हैं जो राम मंदिर के उद्घाटन के समारोह पर भी नहीं गए थे, जब राम मंदिर का। अब कह रहे हैं कि आप लोग अयोध्या को लेकर के किस तरह की बातें हो रही हैं। ठीक है, चलिए संदीप जी, एक तो एनडीए की जो सरकार है, चूंकि अब जिस बात का बेनीवाल जी ने जिक्र किया कि भाई सारे घटक दल हमारे साथ में हैं, और दूसरा यह है कि प्रधानमंत्री से भी इस तरीके के जब प्रश्न हो रहे थे या बहुत सारी बातें जब चल रही थी, उन्होंने भी जब अपने सांसदों को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि मैं हर चीज को बड़े चैलेंज के तौर पर लेता हूं। ये बात ठीक है, गठबंधन की सरकार है, लेकिन मैं इसको चला करके दिखाऊंगा। आप कह रहे हैं कांटो भरा ताज है, प्रधानमंत्री ने कहा मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। कैसे देखें इसको? देखिए आयुष जी, पंकज बेनीवाल युवा प्रवक्ता हैं और मेरे पसंदीदा प्रवक्ता हैं। इस तरीके की बातें करनी चाहिए, अपनी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखना चाहिए, लेकिन हमें राजनीति में जो एग्जाम्पल होते हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। मेरे भाई हरियाणा से आते हैं और हरियाणा की राजनीति में गठबंधन का चौटाला के साथ क्या हश्र हुआ वो हमारे सबके सामने है। नीतीश कुमार जी के साथ 2 बार वो लालू जी की सरकार बनवा चुके हैं मिलकर के, 2 बार बीजेपी के साथ सरकार बनवा चुके हैं। तो हम तो उम्मीद करते हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि सरकार अच्छे से चले, क्योंकि देश के ऊपर भी बड़ा भारी बोझ पड़ता है। अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो 5 साल सरकार चलनी चाहिए। कांटो भरा ताज है या नहीं है, ये तो वक्त साबित करेगा। हम और आप तो लगातार डिबेट करते रहेंगे। अच्छा ठीक है, गुरमीत जी, आपको लग रहा है कि मतलब एनडीए के तौर पर, चूंकि हम लोग जब नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं तो गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यकाल और उसके बाद बतौर प्रधानमंत्री 24 तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि गठबंधन में नरेंद्र मोदी को कोई सरकार चलानी हो, लेकिन अब 24 से वो गठबंधन में सरकार चलाने वाले। उन्होंने कहा कि मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि मुझे चैलेंजेस पसंद है। क्या आपको लग रहा है कि एनडीए को लेकर के चल पाना या प्रधानमंत्री का कामकाज का जो तरीका है वो थोड़ा सा आपको लगता है कि कहीं बीजेपी को डिस्कंफर्ट में, या प्रधानमंत्री ने अगर कहा मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं तो हम ये मान के चले 5 साल ये सरकार चलेगी? देखिए, कुर्सी बहुत बड़ी चीज होती है। अगर उनकी अपनी कुर्सी बची रहेगी तो उन्हें अपनी वर्किंग स्टाइल चेंज करने में क्या समस्या है? आप देखिए, मनमोहन सिंह जी ने 10 साल चलाई, एक बार 140 सीटें थी, दूसरी बार 206 सीटें थी। इनकी तो 240 हैं। नरसिम्हा राव ने चलाई तब भी 240 सीटें थी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत इसमें कोई रॉकेट साइंस है। मोदी जी जितने चतुर राजनेता हैं, वो अपने उनको समझौते करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। उनको क्या दिक्कत होगी उसमें? वो उनको देते रहेंगे जो उनको चाहिए और अपनी कुर्सी बची रहे। तो इसमें गठबंधन तो ऐसे ही चलता है। अब देखिए, आंध्र प्रदेश का अभी नायडू साहब ने मुख्यमंत्री बनना है। उनकी ज्यादा चिंता है अभी मेरे राजधानी के लिए पैसा मिल जाए, मेरे को मिल जाए, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। नीतीश जी की तो आप देख ही रहे हैं, उनका तो कुछ लोग तो उनकी सेहत को लेके भी, ईश्वर करे वो ठीक रहे, लेकिन उनके उसको लेके भी बहुत सवाल हो रहे हैं कि वो कितने फिट हैं, क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कितना तंग कर पाएंगे। मोदी जी तो सुपर फिट हैं, तो वो तो सारा टाइम काम करते रहते हैं, तो उनके लिए हैंडल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मुद्दा ये है कि क्या वो जो हमारे बड़े मुद्दे हैं, और यही देश के लिए अच्छी बात है कि जो विभाजन की राजनीति है या कोई और इस तरह की बात है, क्या उस पर अब वो थोड़ा दबाव में काम करेंगे? क्या पता ये अच्छा ही साबित हो कि एनडीए में अब उनको, क्योंकि अगर उतनी खुली चीट देखिए, अब अगर वो नायडू साहब जो हैं और नीतीश जी जो हैं, वो जब उनकी अपने वोट बैंक पे या जब कोई ऐसा मुद्दा उन्हें हाथ लगेगा, वो इस बात पे नहीं छोड़ेंगे कि हमें रेलवे मंत्री नहीं बनाया, हमें स्पीकर नहीं बनाया। वो कोई नहीं छोड़ता है, वो अंदर से वजह चाहे वही हो। वो किसी ऐसे मौके की तलाश करेंगे अगर वो करना चाहेंगे कि अपना 2-3 साल सत्ता भी देख लो, फिर कोई मुद्दा देखो जिसपे हमारा वोट बैंक और पक्का होता हो, इस तरह से करेंगे। तो ये देखने वाली बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार को इमीडिएट कोई खतरा है। हाँ, अगर वो लगातार अब चुनाव हारना शुरू हो गए, मान लीजिए हरियाणा में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, जो इसी साल 3 चुनाव है, अगर उसमें भी बीजेपी हार गई, फिर वो खतरे की घंटी और बढ़ेगी। अभी तो एक झटका लगा है, अगर उससे वो सीखेंगे, और सीख तो गए, देखा नहीं आपने उनके मुंह से एक बार भी अब मोदी सरकार नहीं निकला, भाजपा सरकार नहीं निकला, एनडीए सरकार ही निकल रहा है। कितनी बार एनडीए बोला उन्होंने। तो बहुत तेज हैं, वो करने में उनको कोई समस्या नहीं है। और जहां तक हरियाणा की बात है, देखिए हरियाणा में एक भी बड़ी अच्छी चीज हो रही है। अब बार बार ये हो रहा था सुपर सीएम है, सुपर सीएम है ना। अब सुपर सीएम और कैबिनेट मिनिस्टर इकट्ठे तो रह नहीं पाएंगे,
तो अब मनोहर लाल जी को अच्छा महकमा भी मिले, ईश्वर करे वो काम करे हरियाणा का, तो वो जब वहां उतना टाइम देंगे तो नायब सैनी जी को भी अब 2-3 महीने कुछ अपनी आजादी मिलेगी, आजादी से वो काम कर लेकिन पाएंगे। गुरमीत जी, मैं यही समझना चाह रहा था कि अच्छे मंत्रालय मिलने के बावजूद भी चूंकि चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय बड़ा ये है कि एक तो 10 से वो 5 पर आए, दूसरा ये है कि आप 10 साल से सत्ता के अंदर हैं, तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर विधानसभा चुनावों में भी काम कर रहा है। जो समय बचा है उसमें क्या आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल है कि उस चीज को देखिए, हर चुनाव अलग होता है। अगर हम ये आकलन करें, फिर तो उन्होंने 10 में से 10 जीती थी, लेकिन 40 पे लटक गए थे 75 पार की जगह। उनके साथ तो वही हुआ जो 400 पार वाले हुआ जो इस बार। तो इसलिए वो हर चुनाव अलग होता है। अगर आगे वो 2-3 महीने, जैसे मैंने बताया कि जो हरियाणा के मंत्री अब बन रहे हैं वो थोड़े प्रोएक्टिव होते हैं। स्टेट मिनिस्टर का तो देखिए कुछ खास स्वतंत्र प्रभार अगर हो और कोई बड़ा महकमा हो तभी वो कोई रोल प्ले कर पाते हैं, नहीं तो वहां पर क्या इतना। अब कई दिन से ये आई रेजिमेंट वाली भी बात चल रही है, वो भी बात सिरे चढ़ी नहीं। तो राविंद्र जीत पहले तो बल्कि विदेश मंत्रालय में भी रहे राज्य मंत्री और रक्षा उत्पादन में रहे हैं। अब तो उनको वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में बिठा रखा है कई सालों से, और स्टैटिस्टिक्स में। तो वो उसमें हरियाणा का कितनी, आप बताइए क्या स्कीम ले आएंगे वो। लेकिन नो डाउट बीजेपी इस समय ये कोशिश करेगी कि कुछ बड़े काम हों अगले 4-5 महीने में। नायब सिंह सैनी साहब भी ये बात कोशिश करेंगे, और खट्टर साहब को क्या मंत्रालय मिलता है उस पर भी फर्क पड़ेगा। और हर चुनाव अलग होता है। अभी कोई देखिए कांग्रेस की 46 सीटें हैं, वो भी आपकी मिला के, गठबंधन पहले ही टूट गया। उस हिसाब से देखा जाए, अगर लोकसभा के हिसाब से देखना हो तो फिर तो अभी कांग्रेस की 42 है, इनकी 44 है। तो वो नहीं होता, हर चुनाव अलग होता है। हाँ, कांग्रेस के पास अब एक बहुत बड़ा अवसर है। अभी मैं आपके ही बुलेटिन में सुन रहा था कि राव दान सिंह ने कह दिया कि किरण चौधरी ने काम नहीं किया। अब अगर ये सब सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गई तो कांग्रेस को भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। हर चुनाव अलग होता है। हाँ, उनके गुरमीत जी, वो तो कुमारी शैलजा जी ने भी कहा, जब वो जीत के बाद हम लोग उनसे बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस बेहतर कर सकती थी और बेहतर कर सकती थी। उन्होंने तो, मैं उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने प्रभारी पे ही सवाल खड़ा कर दिया है। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, कांग्रेस आज सत्ता की दहलीज के सामने खड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोकसभा वैसे भी 10 साल हो गए, अब कितने साल बाहर रहेगी। अगर मोदी जी का तिलिस्म टूट सकता है उत्तर प्रदेश में, तो हरियाणा में कांग्रेस को आने में क्या प्रॉब्लम है। वो तो कोई रीजनल पार्टीज का अस्तित्व तो नहीं रह गया इस चुनाव में। अब वो कितना रीगेन कर पाएंगे अगले चुनाव तक, वो देखना। जाट एकदम मजबूती से साथ खड़े हैं हुड्डा साहब के, तो उनको तो कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो अति आत्मविश्वास में रहेंगे तो फिर उनका भी वही हाल हो सकता है जो 75 पार पे भारतीय जनता पार्टी का हुआ था। तो वो चुनाव अलग होगा। अगले 2-3 महीनों में मोदी सरकार कैसे चलेगी, आपकी हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार कैसे चलेगी, खट्टर साहब कितना आप हरियाणा में रुचि ले पाएंगे क्योंकि अब वो केंद्र के मंत्री हैं, इन सब चीजों पर निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक बड़ी चुनौती और एक कांटे का मुकाबला, जैसे कि लोकसभा हुआ इस बार, जहां ये नहीं कि 6-6 लाख के मार्जिन आ रहे हैं, लेकिन खट्टर साहब अब तो इस बार, अब मोदी जी बनारस से 1.5 लाख से जीते हैं। अब आप बताइए, अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सामने खतरा नहीं है, ये कौन कह सकता है अगर बनारस तक में इस तरह की स्थिति बन गई तो इसलिए अगले। लेकिन मैं ये मानता हूं कि चुनावों से हम आकलन करते हैं, हम लोग डिबेट करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, वो सब सही है। लेकिन इस सब के बावजूद हर चुनाव आपको नए सिरे से लड़ना पड़ता। अभी 1 इंडिया 1 नेशन 1 चुनाव नहीं हो रहा है कि बस अच्छा ठीक है, जब 42 कांग्रेस की आ गई, 4 आपकी आ गई, चलो जिनका अलायंस है इनको सरकार दे दो, चुनाव क्यों करवाना है। तो वो जब चुनाव होगा तो बिल्कुल अलग मुद्दों पे होगा, अलग तरीके से होगा, और आपको उसके लिए उतनी मेहनत करनी है। अगर आप ये सोच लें कि भाई हम आ ही गए सत्ता में, अभी से पता लगा केवल जी सोचे कि भाई मैं मीडिया एडवाइजर बनूंगा, फलाना आदमी मंत्री बनेगा, ये पोर्टफोलियो लगेगा, वो चेयरमैन लगेगा, फिर वो बेड़ा गर्क हो जाए। नहीं, बहुत सही बात आपने कही है, क्योंकि ये चुनाव भी बड़ा दिलचस्प होगा। बेनीवाल जी, विधानसभा चुनाव दिलचस्प के साथ साथ आप लोगों के लिए परफॉर्मेंस कितना बेहतर कर पा रहे हैं आप लोग, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करने वाला है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है। बेनीवाल जी, कितना तैयार हैं, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही हम तो रिवाइव कर ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार है। हम कहीं भी किसी भी मोड में पीछे नहीं है। हम अपने, मैंने पहले ही बताया कि हम लोग वो उन सारी समस्याओं को, उन निदान की तरफ निकल रहे हैं कि कौन कौन सी समस्या रही, क्या क्या अभी हमें और करना था अगले 6 महीने में, उनके लिए भी अभी नायब सिंह सैनी जी ने काम करना चालू कर दिया। हैप्पी कार्ड बांट रहे हैं। हैप्पी कार्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे हरियाणा के अंदर हो रहा है, जिसमें 1000 किलोमीटर तक देने वाले हैं, 100 गज के प्लॉट भी मिलने वाले हैं, और युवाओं को नौकरियां और मिल रही हैं। तो जो भी तमाम कार्य बाकी रह रहे थे, जो हमारे का 10 साल के कार्यकाल में जो अभी काम चलने वाले थे, वो काम सारे के सारे करने लग रहे हैं नायब सिंह सैनी जी। तो हम हरेक वो काम कर रहे हैं जो जनता के फेवर का हो, जो गरीब जनता का हो, अमीर का हो, मतलब हर एक हरियाणवी का हो।
गरीब अमीर सबका हो, किसान का हो, युवाओं का हो, महिलाओं का हो, सबके लिए एक समान कार्यक्रम बनाए गए हैं। और सबको मैं ये खुश करने वाले शब्द नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि हरियाणा को विकसित करने के जो काम है, जो हरियाणा को आगे बढ़ाने के काम है, या हर एक हरियाणा को समृद्ध करने के काम है, वो सारे नायब सिंह सैनी जी की सरकार अब कर रही है। और पिछले बीते हुए 9.5 साल में मनोहर लाल जी ने किए हैं। तो ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने तो ये भी कहा था कि बहुत सारे एंटी इनकम्बेंसी है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या शब्द यूज किए। उसके बाद भी अगर हरियाणा की जनता ने 5 सीटों पर हमें विजय हासिल कराई है और बाकी 3 सीटों पर सिर्फ लिमिटेड मार्जिन से अगर हमारे कैंडिडेट्स हारे हैं, तो हमें नहीं लगता कि हरियाणा की जनता बहुत ज्यादा रुष्ट है। हाँ, किन्हीं कारणों से 5 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई है। हम उस पर चिंतन भी कर रहे हैं, विचार विमर्श करेंगे। देखते हैं कि विधानसभा चुनावों में इसका जो रिफ्लेक्शन है वो कितना दिखता है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, आज इस चर्चा का आप लोग हिस्सा बने। तो हालांकि आज देख रहे हैं, इंतजार है पूरे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म का और प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने का। लेकिन देखते हैं कि इसके साथ जुड़ी हुई जो हरियाणा की राजनीति है उस पर भी इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होता है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है।